नमस्कार जी, बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। और सरकार की तरफ से आज बड़ा फैसला हुआ। इनफैक्ट ये चर्चा में ही थी कि आज वित्त मंत्री जो है लोकसभा में जीएसटी बिल को, जो संशोधित बिल है उसको पेश करेंगे, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक सपना वन नेशन वन टैक्स का जल्द पूरा होता हुआ दिखेगा। सरकार ने जिस तरह से ये वादा किया था कि 1 जुलाई से वो जीएसटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो चाहती है कि 1 जुलाई से कहीं ना कहीं जीएसटी देश में लागू हो जाए, उसमें कहीं ना सरकार की तरफ से आज जो है इसमें एक और पहल की गई और आज लोकसभा में इस चर्चे की शुरुआत हुई। 12 बजे के आसपास वित्त मंत्री ने जीएसटी के जो संशोधित बिल है उसको बतौर मनी बिल आज उसको पेश किया और इस बात की संभावना पूरी तरह से है कि ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस इस मामले में हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी विरोध करती हुई दिखे। इसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे में समझने की कोशिश करेंगे कि इस विरोध के क्या मायने हो सकते हैं, इस चर्चा में क्या बड़ी बातें निकल के सामने आ सकती है और जीएसटी जो केवल 3 महीने बाद कहीं ना कहीं एक सपना जो था वो पूरा होता दिखेगा, सच के रूप में सामने आएगा, उसका असर बाजार पे क्या देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी पे क्या देखने को मिल सकता है और अगले 3 महीनों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जिससे आपको फायदा होगा और जीएसटी का फायदा आपके जेब पे कितना पॉजिटिव होगा, आपका जेब कितना हल्का होगा या आपको जेब को कितनी राहत मिलेगी। अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ बेहद कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इनपुट एडिटर जी बिजनेस के राजेश सिंह होंगे, इसके अलावा हमारे सहयोगी अंचल होंगे, इसके अलावा संदीप होंगे। इन सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आज वित्त मंत्री ने लोकसभा में जीएसटी बिल को, संशोधित बिल को जब पेश किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुछ टैक्सेस केंद्र को लगाने का अधिकार था, कुछ टैक्सेस राज्यों को लगाने का अधिकार था और इसलिए बहुत वर्षों से ये चर्चा चल रही थी कि इन टैक्सेस को इकट्ठा मिलाकर एक संयुक्त रूप से टैक्स देश के अंदर हो जो सारे देश के अंदर अपने आप में लागू हो। इसका उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट था कि एक बार ये टैक्स लागू हो जाता है तो जब जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, पूरे देश के अंदर उनका मूवमेंट हो पाएगा, पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली होगी, एक असेसी का केवल इंटरफेस एक असेसिंग अथॉरिटी के साथ होगा और जो उसमें से टैक्स निकलेगा वो केंद्र और राज्य अपने आप में बांट लेंगे। तो ये सुनते हुए वित्त मंत्री को कि किस तरह से टैक्स का बंटवारा होगा और अभी जिस तरह से 3 हिस्सों में टैक्स बंटा होता है वो सारे खत्म हो जाएंगे और ये एक पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिहाज से। हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेश सिंह के पास चलते हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा है कि ये सरकार ने कमिटमेंट किया कि हम 1 जुलाई से लागू कर देंगे, लगातार इस पर चर्चा हुई और जिस तरह से आज लोकसभा में इस चर्चे की शुरुआत हुई है, मनी बिल के तौर पे इसको पेश किया जा रहा है। राज्यसभा में बहुत ज़्यादा अब इसमें गुंजाइश नहीं है उनकी तरफ से, विरोध की तरफ से। क्या अब आपको लगता है कि हाँ 1 जुलाई से पूरी गुंजाइश है कि जीएसटी जो सपना है वो सच हो जाएगा? देखिए, सरकार बढ़ रही है आगे। आज लोकसभा में बिल पास हो जाएगा, 7 घंटा का डिबेट का टाइम दिया गया है, तो शाम में 7-8 बजे या 9 बजे तक रात तक ये बिल पास हो जाएगा। इसके बाद शायद अगले हफ्ते ये राज्यसभा में जाए और राज्यसभा में चूंकि ये मनी बिल है तो वहां भी पास होने में इसे दिक्कत नहीं होगी, ऑल्दो सरकार की वहां पे मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन ये खबरें ये आ रही है कि कांग्रेस इसमें 1-2 अमेंडमेंट मूव कर सकती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी अमेंडमेंट मूव करती है तो ये बिल फिर एक बार लोकसभा में कंसिडरेशन के लिए आएगा। लेकिन अगर सरकार उन अमेंडमेंट को नहीं मानती है और एज इट इज पास भेज देती है वापस राज्यसभा को, तो ये बिल को पास माना जाएगा। तो ये बिल पास होने की अड़चन खत्म हो जाएगी इस सेशन में, यानी 12 अप्रैल को सेशन खत्म हो रही है, उससे पहले खत्म हो जाएगी, यानी अप्रैल में ये बिल पास हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है कि हर स्टेट्स को अपने स्टेट्स में ये बिल को पास करना होगा। उसमें यह है कि 1 जुलाई से पहले कितने स्टेट्स इसको पास कर पाते हैं ये देखना होगा। कम से कम 2/3 स्टेट्स को पास करना होगा बिल को, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वो स्टेट जब पास, वो भी हो जाना चाहिए आसानी से, क्योंकि 14 राज्य में बीजेपी की सरकार है और बहुत सारे जो नॉन बीजेपी सरकार है, चाहे बिहार की बात कीजिए या आप आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, ये सब भी जीएसटी के पक्ष में थे, तो ये तुरंत बिल पास हो जाएगा। तो ये अड़चन दूर हो गई। अब दूसरी जो अड़चन आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, जीएसटीएन ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, 28,000 लोग उसके काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जितनी भी एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वो सब काम कर रही हैं। वो बैकबोन जितनी जल्दी तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसकी भी टेस्टिंग चल रही है। तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि 1 जुलाई से लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ ये श्योर है कि सितंबर से डेफिनेटली लागू हो जाएगा, क्योंकि 25 सितंबर से पहले इसे लागू करना है, अदरवाइज सरकार
मुश्किल में पड़ सकते हैं, उसे टैक्स ही नहीं वसूल पाएगी। तो मोस्ट लाइकली ये बिल अगर 1 जुलाई से नहीं हुआ तो 1 सितंबर से जरूर लागू हो जाएगा। 1 जुलाई से नहीं होता है तो 1 सितंबर से, यानी कि पहले 1 सितंबर से कहीं ना कहीं लागू होने की पूरी संभावना माना जा सकता है कि लागू हो जाएगी। हमारे साथ आलोक भी जुड़ चुके हैं, विजय चौक से संसद के पास ही खड़े हैं। आलोक, जिस तरह से आज वित्त मंत्री ने पेश किया, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है? वाकई कांग्रेस बहुत विरोध करने वाली है या ये कह सकते हैं कि बस विरोध दिखाने के तौर पे होगा ताकि वो ये साबित करने की कोशिश करे कि हम आम आदमी के साथ हैं और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका विरोध किया जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की तरफ से 3 या 4 अमेंडमेंट मूव किए जाएंगे, जिसमें से एक तो वीरप्पा मोइली ने अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा में कहा कि जो एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज है वो बहुत ही ड्रैकोनियन है, उसके लिए कोई ओपन मार्केट इकोनॉमी में इस तरह का क्लॉज नहीं होना चाहिए एंटी प्रॉफिटिंग जैसा। तो इस मुद्दे पर सरकार कांग्रेस की तरफ से एक मूव किया जाएगा। इसके अलावा जो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि महंगाई है, चाहे किसानों का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर भी कुछ एक चीज़ें जीएसटी के बिल में अमेंडमेंट किया जाएगा कि किसानों के हितों को नुकसान ना हो। इस तरह की चीज़ें जो क्लॉजेज हैं वहाँ पर, जैसे कि एग्रीकल्चर का क्लॉज है, वहाँ पर भी अमेंडमेंट आ सकता है। तो कांग्रेस की तरफ से एक तरह से कहीं सधी प्रतिक्रिया रहेगी कि ऐसा ना लगे कि कांग्रेस इस हिस्टोरिक जो रिफॉर्म है उसका विरोध करती हुई कहीं दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि वो आम आदमी से, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जुड़ती हुई दिखाई दे। तो ये स्ट्रेटजी है कांग्रेस की अभी पार्लियामेंट में। कुछ और पार्टियां हैं वो भी इस तरह के अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं, जैसे बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब हैं वो मूव कर सकते हैं, एआईडीएम के कुछ सांसद हैं वो मूव कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जो उनका जो सिस्टम, जो राज्यों का सिस्टम है वो क्या करेगा, इसको लेकर कई सारे कंसर्न जताए जा रहे हैं। तो ये तमाम अमेंडमेंट होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में चूंकि सत्ता पक्ष का बहुमत है तो जी जाहिर सी बात लेकिन है अभी कि क्या की बड़ी खबर आती हुई कि BS3 गाड़ियों की बिक्री पे जो है बैन रहेगा, गाड़ियों की बिक्री नहीं होगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी? जी हाँ, बिल्कुल ही राहत नहीं दी है। 1 अप्रैल 2017 से अब सिर्फ और सिर्फ BS4 की गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी और 1 अप्रैल 2017 से सिर्फ और सिर्फ BS4 की गाड़ियां ही बिकेंगी। तो कुल मिलाकर जो बात कही जा रही थी ऑटो सेक्टर के लिए कि उसके पास 8.25 लाख करोड़ के 8.25 लाख इन्वेंट्री के आसपास हैं जो अनसोल्ड हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उनकी दलीलें नहीं मानी और उसके बाद आज ये फैसला दिया है जिसमें कि एक साफ कहा है कि 1 अप्रैल 2017 से सिर्फ और सिर्फ BS4 की गाड़ियां ही बिकेंगी और रजिस्टर्ड होंगी। तो कहने के सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, सीधे तौर पर उन्होंने, जो सरकार ने लगातार, हमने देखा था 2 दिनों सरकार की राय थी कि राहत दी जाए, कड़ा रुख अपनाया इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पॉल्यूशन का मामला था, आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला था, तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हाल के दिनों में कोर्ट का देखा है रुख पॉल्यूशन को लेकर, एनजीटी जिस तरीके से ऑर्डर इशू कर रहा है उसी तर्ज पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉल्यूशन को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है। और क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत पहले इशू कर दिया गया था, कंपनियों को ये बात मालूम थी कि BS4 1 अप्रैल से लागू है और इसके बावजूद अगर कंपनियों ने ज्यादा प्रोडक्शन किया है तो उसके लिए लायबिलिटी भी कंपनी को खुद ही उठानी पड़ी। जी, निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी कंपनियों की, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर देखिए, दिन के निचले स्तर पर कारोबार करा, क्योंकि इस कंपनी की सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री है और इसकी वजह से अब देख रहे हैं कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हमारे साथ हमारे बाजार के जानकार गौरांग साहब भी जुड़ चुके हैं जियोजित BNP पारिवार से। गौरांग, जैसा कि आशंका थी कि हो सकता था सुप्रीम कोर्ट राहत न दे, उसके बाद असर सीधे तौर पर हीरो मोटोकॉर्प पर देखने को मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री इसी के पास है। जी हाँ मनीष, और मैं ये मानता हूँ कि जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसमें 1 अप्रैल की तारीख को ध्यान में रखते हुए जो भी परिवर्तन या बदलाव करना था वो सभी माननीय कंपनियों को इसके बारे में सोच करके प्रोडक्शन शेड्यूल लाइन अप करना था। अब आप दलीलें तो काफ़ी पेश कर सकते हैं, नोटबंदी को लेकर के, डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के मुद्दे वगैरह वगैरह, लेकिन अगर 1 अप्रैल की तारीख 2017 तय की गई थी तो जाहिर है आपको अपना प्रोडक्शन पर ध्यान देना था शेड्यूल के ऊपर। अब ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो भी BS3 की गाड़ियां बनी हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो या फिर कमर्शियल व्हीकल, तो रिस्पेक्टिव कंपनीज को ये देखना होगा कि क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, इंजन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि वो BS4 के स्टैंडर्ड पे हो। इसके लिए जाहिर है थोड़ा बहुत खर्च ज़्यादा होगा और उसके कारण शायद जो दाम है गाड़ियों के
वो भी ऊपर की तरफ रिवाइज होंगे, लेकिन पर्यावरण को देखते हुए और ये देखते हुए कि सरकार ने 1 अप्रैल 2017 की तारीख तय की थी, आपको ध्यान देना था आपके प्रोडक्शन शेड्यूल को लेकर के। अब आपका कुछ और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए, अभी भी गिरावट देखने को मिला। अशोक लेलैंड दिन के निचले स्तर पर करीब 5% गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प में देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिली। आयशर मोटर वो थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं एक बार के लिए गिरावट देखने को मिली है, उसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को। हीरो मोटोकॉर्प में दिन के निचले स्तर पर कवर करा। आयशर मोटर वहाँ भी करीब 200 रुपये की गिरावट, करीब 1% से गिरावट से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गौरांग, क्या ये मान के चले कि अब चूंकि इन कंपनियों को BS4 के नियमों के लिहाज से बदलाव तो कर ही रहे हैं, लेकिन BS3 की जो गाड़ियां इनकी खत्म होगी या उसमें जो बदलाव उनको करने पड़ेंगे, उस पर एक अच्छा खासा उनको खर्च करना पड़ेगा और उसका असर सीधे तौर पर इन कंपनियों के आने वाले तिमाही नतीजों के बॉटम लाइन में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं ये पहले तो नहीं मानता, और ये बात आपके सभी जो दर्शक हैं इस बिजनेस के और जो निवेशक हैं चौपहिया, दोपहिया या फिर कमर्शियल व्हीकल कंपनियों में जिन्होंने निवेश किया है, उनको साफ रीत से ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका निवेश लंबी अवधि के नज़रिए से है तो आप जल्दबाजी करके कोई तरह की बिकवाली का न सोचें। ये एक नीजक रिएक्शन आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी कंपनियां काफ़ी सक्षम है BS3 से BS4 में माइग्रेट करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा खर्च का जो परिभाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो निर्भर करेगा कि किस प्रकार के अल्टरनेटिव्स इंजन में मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे और हर एक कंपनियों को हर एक गाड़ी के ऊपर कितना खर्च आ जाएगा, और आखिरकार जो भी खर्च होगा वो जाहिर है उपभोक्ता को भुगतना पड़ेगा। कंपनी के नतीजों के ऊपर इसको लेकर के बुरे असर आएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। तो सीधे तौर पर गौरांग मानते हुए कि असर बहुत ज़्यादा इन कंपनियों पर देखने को नहीं मिलेगा। ये कंपनी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ा के जो है हालात को संभाल सकते हो, और इस मामले में आपको जो है तुरंत कोई बिकवाली नहीं करनी चाहिए। शेयर अगर आप लंबी अवधि के लिए आपने खरीदा है तो होल्ड करके चल सकते हैं। हमारे साथ दलजीत कोहली भी जुड़ चुके हैं। दलजीत, जिस तरह से हमने देखा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि BS3 गाड़ियाँ जो हैं वो 1 अप्रैल के बाद नहीं बेची जाएंगी, ये आपको कितना बड़ा ऑटो कंपनियों के लिए झटका लगता है? गुड आफ्टरनून। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा झटका है। ये इनिशियल मीजक है, बट इंडस्ट्री पहले से तो प्रिपेयर्ड था काफी हद तक, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये बात अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। और लेकिन अगर हम और बजाज ऑटो ने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए तो उससे भी क्लियर था कि इंडस्ट्री में एक डिवाइडेड ओपिनियन बन रहा है, बट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड कि ये कभी ना कभी तो आने ही वाला है। तो आई थिंक उतना बड़ा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास ऑल्टरनेट है ना, कि आप ये सब गाड़ियां एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जो इन्वेंट्री है वो जो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इधर जो एक्सपोर्ट कंपनियां करती हैं, उन लोगों को उधर मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सब जो इन्वेंट्री पड़ी है हाथ में वो पूरी बेकार हो जाएगी। हाँ, इनिशियल नी जर्क है, बट आई थिंक ये नी जर्क में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है तो उसको तो अच्छा है कि वो बाई कर सकता है। अच्छा दलजीत, एक चीज़ बताइए, क्या ये सिर्फ अब एक्सपोर्ट ही एकमात्र ऐसा विकल्प है इन कंपनीज के बाद? अब कुछ और तो विकल्प होगा नहीं, क्योंकि इंजन तो बदल नहीं सकते अब ये, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी वो तो इसमें तो कोई इफ एंड बट बचा नहीं है। तो यहाँ पर अब जो इन्वेंट्री इन हैंड है उसके लिए तो आपके पास ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट का ही बचता है। और आई थिंक एक्सपोर्ट में इनफैक्ट बजाज वाज डूइंग ओके, हीरो इज आल्सो नाउ डूइंग इट, सो इट्स ओके, दे कैन मैनेज। इट कैन टेक अ लिटिल लॉन्गर बट दे कैन मैनेज। ठीक है, वैसे एक ही तरीका होगा, अब इनको एक्सपोर्ट ही करना बाकी रह जाएगा, क्योंकि भारत में तो रजिस्ट्रेशन तक बैन है। अब आप इन्वेंट्री भी नहीं जा सकते। सुमित, आपके पास कुछ और डिटेल्स हैं जो भी फैसला आया है? देखिए डिम्पी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी कंपनी के लिए पर्टिकुलरली उनकी बिक्री इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए BS3 की कोई भी गाड़ी 1 अप्रैल के बाद से नहीं बिकेगी। मेजर डैम्पनर ये हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल दोनों के लिए रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2,90,000 यूनिट्स उनके पास BS3 में रखे हुए हैं, और होंडा मोटरसाइकिल के लिए भी करीब 2.5 लाख यूनिट उनके पास हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर के लिए इस तरह का डैम्पनर है, क्योंकि अशोक लेलैंड के पास एक मेजर इन्वेंट्री है, करीब 88,000 यूनिट जो है वो कमर्शियल व्हीकल में, जिसमें मेजर हिस्सा यानी 80% हिस्सा जो है वो BS3 के हिसाब से ही है। तो मेजर इंपैक्ट अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स के ऊपर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आएगा। आप 3 व्हीलर में आप इसका इंपैक्ट देख सकते हैं बजाज ऑटो के ऊपर। इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन बजाज ऑटो पर नहीं है कि 2 व्हीलर में उनके पास इन्वेंट्री नहीं है, महज 80,000 गाड़ियाँ हैं, लेकिन 3 व्हीलर में उनके पास करीब 32,000 यूनिट हैं। तो उनके ऊपर एक इंपैक्ट इस लिहाज से आता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 3 व्हीलर में कोई भी गाड़ी अब तक BS3 में नहीं है, BS4 में नहीं है।
एक इम्पैक्ट आएगा अतुल ऑटो के ऊपर भी, जहां पर करीब उनके भी 6000 व्हीकल जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि फोर्स मोटर जैसी कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास अभी भी जो इंजन वो बना रहे हैं वो अलग, यानी कि BS4 BS5 नॉर्म्स के इंजन पे कामकाज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुमित, एक बहुत संक्षेप में बताइएगा कि 4 व्हीलर कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? 2 व्हीलर में तो हीरो मोटोकॉर्प है, 4 व्हीलर में सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? देखिए 4 व्हीलर में कार्स तो बहुत ही कम है, इसलिए कार्स में करीब महज 16,000 यूनिट है जो कि BS4 में नॉर्म में नहीं है, इसलिए 4 व्हीलर में तो मेजर इंपैक्ट किसी को नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर बड़ा इंपैक्ट आता है तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आएगा, जो कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों पे होगा, और 2 व्हीलर में होंडा मोटरसाइकिल और हीरो मोटोकॉर्प, ये 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एमपी से तो देखिए बजाज ऑटो का शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, जहां बाकी ऑटो शो में गिरावट देखने को मिली है, बजाज ऑटो दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस कंपनी के पास अच्छी बात यह है कि इनके पास बहुत ज्यादा, इनफैक्ट इनके पास इन्वेंट्री है ही नहीं, इन्वेंट्री भी नहीं है, और इन्होंने 2014 के अंदर ही अपने आप को BS4 कंप्लायंस के साथ कर लिया था। और आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले ही, जब कुछ दिन इनफैक्ट पहले ही राहुल बजाज जो थे वो खुद कह रहे थे कि आपको कंप्लायंस की डेट नहीं चेंज करनी चाहिए। मामले को कोर्ट तक राहुल बजाज ग्रुप ही लेके गए, और उन्होंने ये जो उनका पक्ष था, ये देखिए एक का नुकसान दूसरे का फायदा कैसे बनता है। अब आप कंपटीशन में लड़ रहे हैं, GST अब आपके सामने है, आपको सीजन आपका आ चुका है, क्वार्टरली नंबर्स आपके सामने है, और उस समय अगर इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो नुकसान हीरो मोटोकॉर्प में सिर्फ आज का नहीं है, हो सकता है कल परसों तक भी रहे, क्योंकि 1600 प्लस करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि डैमेज हो जाएगा। दलजीत हमारे साथ बने हुए। दलजीत, एक्सपोर्ट के अलावा जैसे अभी आप समझ रहे थे, इनकी बैलेंस शीट पे कितना नुकसान आ जाएगा? ठीक है, जो फिजिकल प्रोडक्शन होगा वो तो रुक गया है, वो बिकेगा भी नहीं, ये बैलेंस शीट पे इस बार के क्वार्टर नंबर पे असर डालेगा क्या? नहीं, इस बार का क्वार्टर तो अभी खत्म हो गया ना, अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, तो अभी इसमें तो जो कुछ होना था वो सब ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये सब कंपनियों ने ऑलरेडी पहले से ही प्लानिंग करके थोड़ा चैनल चेक में इन्वेंट्री पुश कर दिया था ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक कि नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है उसको एक्सपोर्ट में जब बदलेंगे तो उसमें थोड़ा वर्किंग कैपिटल रुक सकता है। अच्छा दलजीत, हाँ, एक चीज मेरे को आपसे पूछनी है, क्योंकि ये जो सारी गाड़ियां खड़ी होंगी ना, हो सकता है इनके गोडाउन में हो या फिर डीलर से गोडाउन में जाके खड़ी होंगी। अब तो एक सेटलमेंट का भी इशू खड़ा हो जाएगा, जो डीलर के साथ इनका आ जाएगा। डीलर्स कहेंगे आप हमसे गाड़ी वापस ले लीजिए, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, हम तो नहीं झेलेंगे लॉस। ये इसको आगे अभी समझना पड़ेगा। अब हम कंपनी से बात करेंगे कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सेटल करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो उतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इनके जो डीलर होते हैं बहुत पुराने डीलर रहते हैं और नॉर्मली एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, तो समवेयर कंपनी और डीलर मिलके कुछ इसका ऑल्टरनेट निकालेंगे कि किस तरीके से काम किया जाएगा। बट इनिशियली यस, ये एक पॉइंट हो सकता है कि अगर डीलर के एंड में कोई 10-20 हजार गाड़ियां पड़ी हैं तो वो उनका क्या करेगा, बिकॉज उसको 3 दिन के बाद वो यूजलेस हो जाएंगे। तो इट कैन हैव सम इम्पैक्ट, बट आई डोंट थिंक कि क्योंकि जितना बड़ा साइज है कंपनीज का उसके ऊपर इतने छोटे नंबर्स का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला। दलजीत, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हीरो मोटोकॉर्प को सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा उसकी है, क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि अब BS4 नॉर्म्स के साथ अब गाड़ियाँ बनाने के लिए तैयार हो जाएगी? ये कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है कि इसको बहुत मेहनत, बहुत काम करना पड़ेगा, तब तक पूरी प्रोडक्शन लाइन ही बंद हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी, क्योंकि सब कंपनियों को ये बहुत दिनों से पता है कि ये होने वाला है, तो तैयारी तो है। ये तो एक तरीका था कि ठीक है, जो अपने हाथ में गाड़ी हैं कम से कम उनको बिकने का मौका मिलेगा और कोर्ट में भी जाकर के अपना पक्ष तो रखेंगे ही एक बार के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट केपेबल, वो केपेबल तो है ही BS4 बनाने के लिए। और जैसा हमने देखा बाकी कंपनियां तो पिछले काफी समय से बना रही हैं, तो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। इट इज नॉट कि एक ऐसी नई चीज आउट ऑफ द ब्लू आ गई है जो ये कर नहीं पाएंगे। इट इज जस्ट दैट वो माइंडसेट था कि भाई अपने पास चल रहा है तो अभी चलाने दो, वो अब एकदम से वो हॉल्ट हो गया, तो अभी यू विल स्विच ओवर। It should take not more than a week or so. It should not take very long. ठीक है, ऐसे मतलब दलजीत कह रहे कि ठीक है आप इंतजार कीजिए, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। गौरांग भी थोड़ी देर पहले यही बोल रहे थे कि आप कोई हड़बड़ाहट में जो है शेयरों में बिकवाली मत कीजिए, क्योंकि कंपनी को पता था कि ऐसा फैसला आ सकता है, तो वो कहने के इसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन गौरांग, इस पूरे विवाद में या इस पूरे फैसले में देखिए, ठीक है बाकी ऑटो कंपनियों को दिक्कतें हैं, हीरो मोटर इस समय हमने देखा भी कि शेयर के अगर केवल आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ दबाव देखने को मिला। बजाज ऑटो के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। थोड़ी देर पहले बजाज ऑटो की तरफ से ये कहा भी गया कि वो शॉक्ड हैं इस फैसले को सुन के। क्या राय होगी अगर आप बजाज ऑटो पर कुछ राय देना चाहें तो?
पहले तो मैं एक चीज साफ तरीके से बताना चाहूंगा कि BS3 से BS4 का परिवर्तन कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। ये कुछ चेंजेस हैं, अंदरूनी बदलाव है इंजन को लेकर के जो करने पड़ेंगे। और जो भी गाड़ियां अगर एक्सपोर्ट में गई नहीं तो कंपनियों के पास काफ़ी समय होगा जो इंजन में परिवर्तन करना है या फिर बदलाव करना है वो करने के लिए, क्योंकि आखिरकार अगर फिनिश प्रोडक्ट है तो उसको आप स्क्रैप में नहीं डाल सकते हो। दूसरी बात, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स, आइशर मोटर कम विथ रिस्पेक्ट टू रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स, हमारी कवरेज ये सभी पर है और सभी दिग्गज चौपहिया वाहनों पर कंपनियों पर है। अशोक लेलैंड पर भी है और बाय द वे अशोक लेलैंड साल 2010 से BS4 की स्टैंडर्ड की गाड़ियां बना रही हैं। तो और आप देख रहे हैं कि इनिशियल नीजक रिएक्शन के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हम देख रहे हैं। हालांकि मैं छोटी अवधि में टिप्पणी नहीं करता, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लंबी अवधि के नजरिए से बनाए रखे। और दलजीत जी अभी जैसे जिक्र कर रहे थे, ये करेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करने के लिए। ठीक है, वैसे आप हीरो मोटोकॉर्प को लेंगे गौरांग अब इस करेक्शन के बाद? मैं वही कवायद कर रहा था कि एक मौका है और हमारी कवरेज हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और आइशर मोटर्स विद रिस्पेक्ट टू रॉयल एनफील्ड एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स पर कवरेज हमारी पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग M&M, टाटा मोटर्स और अच्छा गौरांग, मेरे को कमर्शियल मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ। ऐसा टिपिकली जब कोर्ट इस तरह का फैसला देता है ना तो इसको एक बेंचमार्किंग समझा जाता है उस पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए। ऐसा हमने देखा था पिछले साल जब गैस को लेकर बड़ी सख्ती एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, इतने इंजन का CC का इंजन नहीं होगा, डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं चलेंगी, बहुत सारे फैसले सुनाए। कुछ होगा तो अभी भी मामला पेंडिंग है। अब ये एक बेंचमार्किंग की तरह भी तो काम करेगा ना। कोर्ट तो सख्ती दिखा रहा है, कोर्ट ने तो बोल ही दिया कि सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी गाड़ियों की बिक्री की हमको परवाह नहीं है। अब जब सेहत रहेगी तभी तो आप गाड़ी चला पाएंगे डिम्पी। हाँ। और अगर सेहत दुरुस्त नहीं है तो फिर आप गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि परिवर्तन अच्छे के लिए होता है, बदलाव, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, भारतीय कंपनियां काफ़ी सक्षम है, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे अपने R&D में भी लगाए हैं और आने वाले समय में भविष्य में और भी नए नए प्रकार के अपग्रेड्स आते रहेंगे जिसको लेकर के इनको अपने आप को भी तैयार रखना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई ऐसी कोई कठिनाई नहीं है भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के ऊपर कि ये किसी तरह के बदलाव को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण हो जाए, तिमाही नतीजों पर या सालाना नतीजों पर एक बहुत बड़े काले बादल मंडराने लगे वगैरह वगैरह। ये एक प्रोसेस है और एक एवोल्यूशन है जो आने वाले समय में भी चलता रहेगा और भारतीय कंपनी काफ़ी सक्षम है। अच्छा गौरांग, एक चीज़ आपसे और समझना चाहता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि छोटे मोटे बदलाव होते हैं इंजन के अंदर, ये छोटे मोटे बदलाव जो है कॉस्टिंग के टर्म्स में 5 से 10% बढ़ जाता है क्या अगर हम बेसिक 3 से जाके BS नॉर्म्स के 4 में चले जाएं तो? देखिए हर एक मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लो CC की गाड़ियाँ होती है, लो पावर वाली जो गाड़ियाँ होती है, उसमें जो परिवर्तन के लिए रकम लगेगी वो थोड़ी कम लगेगी। जो हाई मीडियम साइज कैपेसिटी की CC के इंजन है उसमें ज़्यादा लगती है और जो हाई एंड होते हैं उसमें थोड़े बहुत और ज़्यादा लगते हैं। तो ये निर्भर करता है क्लास ऑफ व्हीकल के ऊपर कि कितना खर्चा एडिशनल आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है। हालांकि गौरांग सीधे तौर पर मानते हो कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। और शेयर का परफॉर्मेंस देखिए डिम्पी, TVS मोटर गिरावट आई, उसका लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब वो हर इंसान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए अशोक लैंड, वो भी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है। तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एक बार के लिए आया, अब तमाम स्टॉक जो है धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। आज के लिए वन नेशन वन टैक्स की हम बात कर रहे थे, उसमें तो ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि बड़ी खबर आ गई थी। लेकिन थोड़ी देर में अंतिमबाजी शुरू होगा डिम्पी के साथ और दीपाली के साथ। देखिए अंतिमबाजी, और गौरांग भी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने ही शो के शुरुआत में कहा था कि बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो गौरांग अगले 1 घंटे में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं बाजार के बारे में।